हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एयू बैंक के सेविंग्स वैल्यू अकाउंट के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं। यानी कि अगर आप आज के डेट में एयू बैंक में सेविंग्स वैल्यू अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाते हो तो फिर इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको कितना बेनिफिट्स देखने को मिलता है और कितना हिडन चार्जेस देना पड़ता है। साथ ही साथ हम इस पॉइंट के ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से लोग इस सेविंग्स वैल्यू अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, इस सेविंग्स अकाउंट्स को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले एयू बैंक के बारे में जान लेते हैं कि क्या आपको आज के डेट में एयू बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि पहले एयू बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक हुआ करता था, लेकिन अब ये पूरी तरीके से एक बड़े बैंक में गिनती आने लगा है। यानी कि जैसे कोटक महिंद्रा बैंक है, इसके अलावा यहाँ पर इंडसइंड बैंक है, उसी प्रकार से हमारा एयू बैंक भी है। अब यहाँ पर देखो, एयू बैंक में आपको मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का भी फैसिलिटीज देखने को मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि भाई सभी बैंकों की तरह एयू बैंक भी DICGC से इंश्योर होता है। तो ये DICGC के अंतर्गत आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एयू बैंक काफी टॉप क्लास का बैंक है। तो यहाँ पर आपका पैसा डूबने वाला नहीं है। आप आंख बंद करके इसमें अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर आपको यही कहूंगा कि भाई अगर आपके पास में नियर में इनका ब्रांचेस पड़ता है तो ही आप अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाओ। क्योंकि अगर सेविंग्स अकाउंट होल्ड लग गया या फिर किसी कारणवश फ्रीज कर दिया गया तो फिर इस केस में आपको ब्रांच में ही जाकर के अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। ऑनलाइन का कोई भी तरीका नहीं है। हालांकि कुछ लोग कमेंट करेंगे कि भाई ऑनलाइन मेल कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए तो अकाउंट चालू हो जाता है। लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ब्रांच में ही जाना पड़ेगा, तभी आपका जो सेविंग्स अकाउंट है वो फिर से रीएक्टिवेट होगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब हम आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर, यानी कि सेविंग्स वैल्यू अकाउंट के ऊपर। तो देखो, सबसे पहले अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के बात करें तो इस सेविंग्स अकाउंट को ओपन करवाने के लिए आपका जो एज है वो 18 ईयर्स प्लस होना जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह लगने वाला है। साथ ही साथ आपका 3 फिजिकल फोटो लगेगा। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अकाउंट ओपन करते समय आपको अप टू 10,000 रुपए की डिपॉजिट करनी पड़ेगी। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप ऑनलाइन वीडियो केवाईसी के माध्यम से भी इस सेविंग्स अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन वीडियो केवाईसी के माध्यम से अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो फिर इस केस में आपको 3 फिजिकल फोटो की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आपका ऑनलाइन ही पूरा का पूरा प्रोसेस होगा और ऑनलाइन ही अकाउंट ओपन हो जाएगा। बस आप ये ध्यान में रखिएगा कि आपको एक व्हाइट पेपर लगने वाला है और एक पेन लगने वाला है। आपका सिग्नेचर भी ऑनलाइन होगा वीडियो केवाईसी में, तभी आपका अकाउंट ओपन होगा। अब दूसरी बात, यहाँ पर अगर हम इंटरेस्ट रेट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर एयू बैंक में आज के डेट में आप कोई भी सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाते हो तो फिर यहाँ पर आपको 2.50% से लेकर के 6.75% तक का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर कुछ लोग कमेंट करेंगे कि सर ये 6.75% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है तो ये काफी अच्छा बैंक है। तो वैसे अगर देखा जाए तो भाई केनरा बैंक भी 4% तक का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है। लेकिन भाई ये जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, इस इंटरेस्ट रेट को लेने के लिए आपके अकाउंट में काफी हाई लेवल का बैलेंस होना चाहिए। तो आप ये मान के चलो कि भाई मुझे 2.50% का ही इंटरेस्ट रेट देखने को मिल रहा है। बाकी अगर हम मिनिमम बैलेंस को लेकर के बात करें तो अगर आपका सेविंग्स अकाउंट अर्बन एरिया में है तो फिर इस केस में आपको 10,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अब आप चाहे तो इस 10,000 रुपए मिनिमम बैलेंस को मेंटेन कर लो या फिर आप 1 लाख रुपए की FD कर लो। देखो, अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो और आपने 1 लाख रुपए का FD करवाया हुआ है तो फिर इस केस में आपको मिनिमम बैलेंस के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। अब आपने यहाँ पर FD भी क्रिएट नहीं की है, साथ ही साथ आप मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो फिर आप जितना भी शॉर्टफॉल कर रहे हो, यानी कि जितना भी आप कम मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर रहे हो उसके ऊपर आपको 6% प्लस GST चार्जेस देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 3,000 रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन किया तो फिर आप 3,000 का 6% निकाल लेना, जितना आएगा उसमें 18% GST जोड़ लेना, उतना ही आपको चार्जेस देना पड़ेगा।
बाकी अगर आपका सेविंग्स अकाउंट कोर ब्रांचेस में पड़ता है, जैसे कि सेमी अर्बन में पड़ता है, रूरल एरिया में पड़ता है, हालांकि रूरल में इनके ब्रांचेस लगभग ना के बराबर होते हैं, लेकिन अगर कहीं कहीं रूरल में भी इनका ब्रांचेस मिल भी जाता है तो भी आपको यहाँ पर 5,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अब यहाँ पर एयू बैंक ये कह रहा है कि आप चाहे तो 50,000 रुपए की एफडी कर लो या फिर आप 5,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन कर लो। देखो भाई, अगर आप 5,000 रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो और आपने एफडी करवाया हुआ है 50,000 रुपए का, तो फिर इस केस में आपको मिनिमम बैलेंस के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। अदरवाइज आपको मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस देना पड़ेगा। अब चार्जेस कितना देना पड़ेगा, तो सेम यहाँ पर भी आप जितना भी शॉर्टफॉल करते हो उसके ऊपर 6% प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको 600 रुपए तक ही चार्जेस देना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आप चेकबुक लेते हो ना, तो चेकबुक के ऊपर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना पड़ता है। ओनली डिलीवरी फीस 50 रुपए प्लस जीएसटी देनी पड़ती है, जो कि डिलीवरी बॉय आता है उसको देना पड़ता है। बाकी एक्स्ट्रा कोई भी चार्जेस आपको नहीं देना पड़ता है। बाकी अगर हम एसएमएस अलर्ट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर आपको 30 पैसे प्लस जीएसटी पर एसएमएस चार्जेस देना पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम आपको 15 रुपए पर प्लस जीएसटी क्वार्टरली यानी कि पर 3 महीने में चार्जेस देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर इस एसएमएस अलर्ट को जो आपको देना पड़ता है ना, ये ओनली नॉन मैंडेटरी एसएमएस पर ही देना पड़ता है ये चार्जेस। तो आप चाहे तो ब्रांच में जाकर के नॉन मैंडेटरी एसएमएस पूरी तरीके से ऑफ करवा सकते हो। अगर आप ऑफ करवा देते हो तो फिर इस केस में आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको वीजा गोल्ड डेबिट कार्ड देखने को मिलता है। इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 299 रुपीज पे करना पड़ता है। और भाई, इस डेबिट कार्ड से अगर आप किसी भी एटीएम मशीन पर जाते हो और ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो और ट्रांजेक्शन डिक्लाइंड हो जाता है, तो फिर इस केस में 25 रुपए प्लस जीएसटी पर डिक्लाइन ट्रांजेक्शन के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शन करते हो तभी आपको ये चार्जेस देना पड़ता है। सपोज दैट आप इस एटीएम कार्ड से एयू बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शन कर रहे हो और उस वक्त आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो भले ही आपका ट्रांजेक्शन जो है वो डिक्लाइंड में चला गया है तो भी आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। बाकी इस एटीएम कार्ड से इनके ओन बैंक के एटीएम से एक महीने में 10 ट्रांजेक्शन कर सकते हो, यानी कि 10 फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको 23 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बाकी अगर आप इस एटीएम कार्ड से किसी दूसरे बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो, सपोज दैट आप एचडीएफसी बैंक के एटीएम से, एसबीआई बैंक के एटीएम से, बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो, तो फिर इस केस में आप एक महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और मेट्रो सिटी से एक महीने में आप 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। बाकी यहाँ पर भाई इस डेबिट कार्ड के ऊपर काफी हाई लिमिट देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको अप टू 1 लाख रुपए तक का लिमिट पर डे देखने को मिल जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि भाई इस अकाउंट की कोई भी लिमिटेशंस नहीं होती है। साथ ही साथ इस अकाउंट में आप जितना मर्जी चाहे उतना बैलेंस रख सकते हो। यूपीआई जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह आप पर डे अप टू 1 लाख रुपए तक कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर कैश हैंडलिंग यानी कि कैश डिपॉजिट को लेकर के बात करें तो भाई आप चाहे तो इनके होम ब्रांच के माध्यम से कैश डिपॉजिट करो या फिर नॉन होम ब्रांच के माध्यम से कैश डिपॉजिट करो। आप एक महीने में 5 बार कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको 5 रुपए प्लस जीएसटी पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है। और मिनिमम आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। बाकी भाई अगर हम कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें यानी कि कितने रुपए आप निकाल सकते हो एक दिन में, तो यहाँ पर भाई एयू बैंक ने क्लियरिफिकेशन के साथ में लिखा है कि आप अनलिमिटेड पैसे निकाल सकते हो, कोई भी लिमिटेशंस नहीं है इसके ऊपर। और भाई यहाँ पर इन्होंने चार्जेस नहीं बताया है कि क्या आपको चार्जेस भी देना पड़ेगा या फिर नहीं देना पड़ेगा। तो आप एक हिसाब से ये मान के चलो कि ये लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा, आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है कैश विड्रॉवल के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप एईपीएस के माध्यम से
कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, जैसे कि मिनी स्टेटमेंट वगैरह चेक करते हो, इसके अलावा बैंक बैलेंस इंक्वायरी वगैरह करते हो, तो फिर इस केस में आपको 3 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप चेकबुक का पेमेंट वगैरह स्टॉप करवाते हो तो फिर यहाँ पर आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है, आप जितने बार भी स्टॉप करवाते हो। साथ ही साथ अगर आपके अकाउंट्स के ऊपर ईसीएस वगैरह लगा हुआ है, आपने कोई गाड़ी खरीदी हुई है, कोई प्रोडक्ट खरीदा हुआ है ईएमआई से, और आपके अकाउंट्स के ऊपर ईसीएस लगा हुआ है, और जब ईसीएस का डेट आता है उस वक्त में आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होता है, और बैलेंस ना होने की वजह से जो आपका ईसीएस है वो बाउंस चला जाता है, तो फिर इस केस में आपको 500 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है, जो कि ऑटोमेटिकली एयू बैंक आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लेता है। तो अगर आपका ईसीएस लगा हुआ है तो आप अपने अकाउंट में बैलेंस जरूर रखें, ताकि आपको कोई भी ईसीएस रिटर्न चार्जेस ना देना पड़े। बाकी भविष्य में इस अकाउंट्स को कभी भी बंद करवाते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एनईएफटी आरटीजीएस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और अगर आप आईएमपीएस करते हो तो फिर इस केस में आपको मैक्सिमम 15 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि आप कितना आईएमपीएस कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको चार्जेस देना पड़ता है। दोस्तों, आप इस सेविंग्स अकाउंट्स को नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट भी बोल सकते हो, इसके अलावा रेगुलर सेविंग्स अकाउंट भी बोल सकते हो। अब आप चाहे तो इस सेविंग्स अकाउंट की तरफ जा सकते हो। तो कुल मिलाकर के ये था एयू बैंक का सेविंग्स वैल्यू अकाउंट्स। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए, और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।